नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। और आज का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बच्चे बार-बार डिमांड कर रहे थे, वो टॉपिक है राजस्थान की अर्थव्यवस्था। ये जो टॉपिक आपके लेवल फर्स्ट में भी है, यूँ देखा जाए लेवल 2 का भी पार्ट है, क्योंकि राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंदर राजस्थान की समग्र अर्थव्यवस्था आ जाती है। हम कह सकते हैं राजस्थान की ऊर्जा, राजस्थान के खनिज, राजस्थान का पर्यटन, राजस्थान का परिवहन, राजस्थान की कृषि, राजस्थान के उद्योग, ये समग्र रूप से मिलकर के राजस्थान की इकोनॉमी, राजस्थान की अर्थव्यवस्था बनती है। और राजस्थान की अर्थव्यवस्था का वर्तमान में है कितनी, कब तक का टारगेट है, 2030 तक का कब तक का टारगेट है, 2047 तक का कितना टारगेट है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंदर राजस्थान की अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पढ़ेंगे। राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंदर राजस्थान की अर्थव्यवस्था में राजस्थान की अर्थव्यवस्था की अवधारणा में हम पढ़ेंगे राजस्थान का जो बजट है वो किसने कब पारित किया। जैसे पिछली बार लेवल फर्स्ट में पूछा गया था कि राजस्थान का पहला जेंडर बजट किसने और कब पारित किया। या इसके अलावा पिछली बार प्रश्न पूछा गया था आपके लेवल फर्स्ट के अंदर, मिशन निर्यातक बनो, तो मिशन निर्यातक बनो कब चलाया गया था। तो ये आपका इसी का पार्ट आ जाएगा, हमारी अर्थव्यवस्था उद्योग का पार्ट आ जाएगा। ये राजस्थान का पहला जेंडर बजट है, पहला कृषि बजट है, राजस्थान का पहला पेपरलेस बजट है, ये राजस्थान का पहला ग्रीन बजट है, ये किसने और कब पारित किया। सारी बातों का कंसेप्ट आपकी इस क्लास में कवर अप हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। और टापरों थे थोड़े बहुत शेयर कर दे करो, थोड़ा कमेंट कर दे करो, ताकि हमको भी क्या एनर्जी बनी रहे, मिलती रहे। तो आप लोगों का सपोर्ट साथ चाहिए और हमेशा देते रहिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण घटक के अंदर नंबर 1 पॉइंट, सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पे सारणी पढ़नी है। ये एक टेबल आएगी, क्या हो गया इसके, हाँ, राजस्थान के पढ़ेंगे सारणी। देखिए राजस्थान के अपने सारणी पढ़ेंगे, तो राजस्थान की जो सारणी है ना, इस सारणी के अंदर हम देखेंगे राजस्थान के अर्थव्यवस्था के सूचक, वर्ष और उनकी इकाई के रूप में राजस्थान में क्या है। सबसे पहले राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र 2011 के अकॉर्डिंग लाख वर्ग किलोमीटर की बात करेंगे, कितना है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान की जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग कितनी है, 6,85,00,000। राजस्थान के दशक की वृद्धि 2001 से 2011 के बीच में हमारी दशक की वृद्धि कितनी रही थी, तो कितनी रही है 21.3 हमारी परसेंटेज में दशक की वृद्धि रही है, परसेंटेज के अंदर रही है। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हमारा जनसंख्या घनत्व है, ज्यादा जयपुर का कम जैसलमेर का है। राजस्थान में कुल जनसंख्या से शहरी जनसंख्या का परसेंटेज कितना है, तो वह कितना है 24.9% है। राजस्थान में कुल जनसंख्या से ग्रामीण जनसंख्या का जो परसेंटेज है वो कितना है 75.1%। सर्वाधिक किसका है, ग्रामीण का है। अनुसूचित जाति यानी कि राजस्थान की टोटल जनसंख्या में एससी परसेंटेज कितनी है, 17.8% एससी है। लेकिन राजस्थान की 6,85,00,000 में से टोटल जनसंख्या में से अनुसूचित जनजाति एसटी का बाहुल्य है, वो कितना है 13.5%। तो एसटी 13.5% है भाई, और एससी 17.8% है। राजस्थान का लिंगानुपात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, तो 928। राजस्थान का बच्चों का 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना है, तो 888, 888 हमारा 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात आ जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान की जो साक्षरता है वो है कितनी है 66.1%। राजस्थान की साक्षरता दर मेल की बात करेंगे तो 79.2, फीमेल की बात करेंगे तो वह कितनी है 52.1। तो पुरुषों की 79.2 है, महिलाओं की 52.1 है। ओवरऑल राजस्थान की साक्षरता कितनी है, तो 66.1 है, 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात 888। और अब चलते हैं इसके बाद में हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर सबसे महत्वपूर्ण घटक में राजस्थान की आर्थिक समीक्षा की अब की बात करेंगे। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2024-25 की बात करता हूं मैं, तो इसके अकॉर्डिंग राजस्थान में प्रति व्यक्ति की जो आय है, एक तो पढ़ेंगे स्थिर मूल्य के ऊपर 2011 के अनुसार। एक प्रश्न आ सकता है राजस्थान की प्रति व्यक्ति की आय प्रचलित मूल्यों के आधार पे, तो राजस्थान की जो प्रति व्यक्ति की जो इनकम है ना स्थिर मूल्यों के आधार पे, वो कितनी है 96,638 रुपए, 96,638 रुपए। लेकिन राजस्थान की प्रति व्यक्ति की जो आय प्रचलित मूल्यों के ऊपर है वह कितनी है 1,85,053 रुपए। तो 1,85,053 रुपए ये प्रचलित मूल्यों के ऊपर। राजस्थान में जिलेवार प्रति व्यक्ति की जो आय यहां पढ़ेंगे प्रति व्यक्ति के शुद्ध जिला घरेलू उत्पाद के अंदर। तो राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक WPI, देखो थोक मूल्य सूचकांक क्या होता है,
इसमें क्या वस्तुओं को शामिल किया जाता है और यह महीने के आधार पे, मासिक के आधार पे जारी किया जाता है। अब प्रश्न बन सकता है कि थोक मूल्य सूचकांक में कुल कितनी वस्तुएं शामिल है, तो इसमें कुल 154 वस्तुएं शामिल है और 2024 में राजस्थान का थोक मूल्य सूचकांक कितना था, 394.68। तो इतना शायद आपके नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछ सकते हैं कि थोक मूल्य सूचकांक में वस्तुओं को शामिल किया जाता है और इसमें कुल कितनी वस्तुएं शामिल है, तो 154 वस्तुएं शामिल है और ये मासिक आधार पे जारी होता है। इसी प्रकार से एक आता है सीपीआई यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसमें क्या है वस्तुएं और सेवाएं दोनों शामिल की जाती है, लेकिन थोक मूल्य सूचकांक में सिर्फ और सिर्फ वस्तुएं शामिल की जाती है और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वस्तुएं और सेवाएं हैं, इसके अंदर दोनों शामिल करेंगे। अब है एमपीआई, इसको बोलते हैं बहुआयामी गरीबी सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। और 2023 में राजस्थान का एमपीआई जो था ना, वो था 15.31% और राजस्थान की जीएसडीपी वर्ष 2025-26 में बढ़कर के 1,98,000 करोड़ का अनुमान है। लेकिन प्रश्न तो यहां छिपा बैठा है, बस इन दोनों में है। ये मान लो कि दोनों के दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये दोनों के दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आने की संभावना ज्यादा बनती है। एक तो प्रश्न ये पूछेगा, देखो सिलेबस में आपके राजस्थान की अर्थव्यवस्था दे रखी है और ये प्रश्न पूछ भी लिया गया था आपके शायद पशु परिचय या जेल प्रेरी एग्जाम में आ गया था, जेल प्रेरी एग्जाम में आ भी गया था कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था को कब तक या कितना करने का टारगेट है। देखो राजस्थान की अर्थव्यवस्था को $350 बिलियन, राजस्थान की अर्थव्यवस्था को $350 बिलियन करने का जो टारगेट है वो कब तक का है, 2030 तक। तो 2030 तक हमारी अर्थव्यवस्था को कितना करने का टारगेट है, $350 बिलियन, $350 बिलियन करने का टारगेट है। लेकिन अब एक और चर्चा में ओवर आ गया, कौन सा, 2047 तक। 2047 तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था को कितना करने का टारगेट रखा गया है, $4.3 ट्रिलियन है। तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था को 2047 तक $4.3 ट्रिलियन, 2030 तक कितना है, $350 बिलियन करने का लक्ष्य रखा गया है। अब आता है राजस्थान की ऐसी कोई परियोजना राजस्थान में जो कोई पानी की है, कोई परिवहन की है, कोई ऊर्जा की है, कोई बायोडाइवर्सिटी की है, उनमें सुधार के लिए अदर जो कंट्रीज है उनकी फर्म या उनकी कंपनी या उनकी एजेंसियों के सहयोग से हमारी चलाई जा रही है, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं बाह्य सहायतित परियोजना। राजस्थान में वर्तमान में कुल कितनी बाह्य सहायतित परियोजना चल रही है, कुल 14 चल रही है। सारणी देख लेना, मैं आपको मेन बता दूंगा कौन कौन सी पढ़नी है। एक तो इसके अंदर यह प्रश्न आ सकता है, सबसे पहले राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, एशियाई विकास बैंक के सहयोग से। यहां क्या पूछेगा, ये जो परियोजना जैसे जैव विविधता परियोजना किसके सहयोग से, किस एजेंसी के सहयोग से, बस ये आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे। अब जैसे आपके सिलेबस के अंदर है, ये आ गया, आपके सिलेबस में परिवहन टॉपिक दे रखा है, आपके सिलेबस में परिवहन टॉपिक दे रखा है, तो परिवहन क्या आता है, राजमार्ग आते हैं। तो राजस्थान राजमार्ग निवेश परियोजना ट्रोच सेकंड, ये राजस्थान राजमार्ग परियोजना, तो ये परियोजना आपसे पूछ सकते हैं किसके सहयोग से चलाई जा रही है, तो विद एशियाई बैंक के सहयोग से। तो राजमार्ग निवेश परियोजना एशियाई विकास बैंक के सहयोग से चल रही है। इसी प्रकार से राजस्थान में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है राजस्थान की फॉरेस्ट, वानिकी एवं बायोडाइवर्सिटी, राजस्थान की वानिकी एवं जैव विविधता जो विकास परियोजना है, तो ये किसके सहयोग चल रही है, ये चल रही है एजेंसी ऑफ फ्रांसिस, तो फ्रांस की एक विकास संस्था, फ्रांस की संस्था चल रही है, AFD इसको बोलते हैं, एजेंसीज फ्रांस डेवलपमेंट। तो फ्रांस के सहयोग से वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना चल रही है। इसी प्रकार से हमारे क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में जल की आपूर्ति करने को लेकर के और जो रोग होता है फ्लोराइड से, उसको दूर करने के लिए फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना, ये किसके सहायता चल रही है, जीका के सहयोग से चल रही है, जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी, ये जापान के सहयोग से चल रही है। इसी प्रकार से राजस्थान में जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना, ये भी जीका जापान के सहयोग से चल रही है। और इसके बाद पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट 10 नंबर, बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना, तो ये पढ़ेंगे विश्व बैंक के सहयोग से और इसके अलावा वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। राजस्थान राजमार्ग मैंने पीछे करवा ही दिया। और इसके बाद एक और ये देख लेना, राजस्थान जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया, राजस्थान जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया और पारिस्थितिकी तंत्र है, ये जीका के सहयोग से। लेकिन यहां आपने क्या पढ़ा, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना, ये AFD के फ्रांस के सहयोग से। तो ये 5-6 मेन इंपोर्टेंट है, इनको देख लेना, अभी लगातार एग्जाम के अंदर इनके प्रश्न पढ़ रहे हैं।
और अब है ऊर्जा के बारे में। तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण घटक हमारी एनर्जी ऊर्जा भी है। अब प्रश्न ये बनेगा कि राजस्थान के दिसंबर 2024 तक राजस्थान में टोटल अधिष्ठापित ऊर्जा की क्षमता भाई कितनी थी। तो सबसे मेन आप ये लाइन पढ़ लो, सौर कितनी है, पवन कितनी है, ताप कितनी है, छोड़ो एक बार इतनी पढ़ लो। राजस्थान में दिसंबर 2024 तक राजस्थान की अधिष्ठापित जो ऊर्जा क्षमता है वो कितनी है, 26,325.19 मेगावाट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप ही सुनिएगा, राजस्थान में दिसंबर 2024 तक राजस्थान की अधिष्ठापित ऊर्जा जो क्षमता है वो कितनी है, 26,325.19 मेगावाट। उनमें से ताप कितनी है, 7,830 मेगावाट। उनमें से सौर कितनी है, 5,482.66 मेगावाट। उनमें से पवन ऊर्जा कितनी है, 4414.12 मेगावाट। तीनों की अलग अलग आप इनकी देख लेना। टोटल मिलाकर के बात करेंगे तो ये रहेगी। अब राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा, राजस्थान की टोटल 100% जो ऊर्जा एनर्जी है उसमें पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा दोनों की जो भागीदारी है ना वो कितनी है, 37.59%। तो राजस्थान की टोटल एनर्जी में विंड और सोलर का जो योगदान है वो 37.59% है। अब बात करेंगे दिसंबर 2024 तक राजस्थान के कुल कितनी ढाणियां विद्युतीकृत हो चुकी है, कुल कितने गांव विद्युतीकृत हो चुके हैं। सुनिए जरा, राजस्थान में दिसंबर 2024 तक टोटल 43,965, ये 43,965 जो गांव हैं वो विद्युतीकृत हो चुके हैं। जबकि ढाणियों की बात करेंगे तो 1.14 लाख जो ढाणियां हैं वो विद्युतीकृत हो चुकी है। नेक्स्ट पढ़ेंगे कितने कृषि कनेक्शन सरकार ने दे दिए। तो सरकार ने दिसंबर 2024 तक टोटल 72,373 लोगों को ये कृषि के कनेक्शन भी दे दिए हैं ऊर्जा के क्षेत्र में। अब चलते हैं पीएम सूर्य घर योजना, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, जिसमें क्या है, हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली हेतु 1 करोड़ घरों के ऊपर सोलर प्लांट सरकार का लगाने का टारगेट रखा गया है सरकार। लेकिन अब पढ़ेंगे इसमें राजस्थान सरकार ने, तो राजस्थान सरकार ने इसमें कुल 5 लाख घरों के ऊपर सोलर रूफटॉप का सरकार ने टारगेट रखा गया है। राजस्थान सरकार ने रखा गया है 5 लाख घरों के ऊपर सोलर रूफटॉप लगाने का टारगेट रखा गया है। नेक्स्ट कृषि अनुदान, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, एक तो घरेलू अनुदान एक कृषि में दोनों अलग है। यहां पढ़ेंगे, यहां पे किसानों के लिए कृषि के लिए पढ़ेंगे तो सरकार के द्वारा 2,000 यूनिट प्रति महीने इसमें फ्री मिलेगी। जबकि मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में घरेलू की मैं बात करूंगा तो इसमें सरकार ने 2025-26 के बजट में कुल कितने यूनिट की बिजली फ्री की घोषणा की है, तो 150 यूनिट की सरकार ने यूनिट की फ्री की घोषणा कर दी है। वापिस सुनिएगा, पीएम सूर्य घर में कितनी है, 300 यूनिट। कृषि अनुदान में कितनी है, 2,000 यूनिट पर मंथ की। और घरेलू में बढ़ेंगे कितनी है, 150 यूनिट है पर मंथ की। तीनों अलग अलग यहां पे आ जाएगी। अब नेक्स्ट करेंगे राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम हमारी ऊर्जा की संस्था है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना पूछ सकते हैं वो कब हुई थी, 9 अगस्त 2002 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भाई भूलना ही मत, भूलना ही मत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी पछतावा ना हो जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन की एजेंसी की बात करेंगे तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना जो हुई थी 9 अगस्त 2002 को इसकी स्थापना हुई थी, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। और यहां इसके बाद हम पढ़ेंगे दिसंबर 2024 तक, दिसंबर 2024 तक 22,670 मेगावाट सौर ऊर्जा के संयंत्र। देखो दिसंबर 2024 तक सौर ऊर्जा के कुल कितने संयंत्र स्थापित हुए। सौर ऊर्जा की क्षमता कितनी है, 5,482.66, लेकिन सोलर एनर्जी के कुल प्लांट कितने स्थापित हो चुके हैं दिसंबर 2024 तक, तो 22,676 मेगावाट के। एक पॉलिसी पूछ सकते हैं, राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा जो नीति है, ये दो नीति कब तक टारगेट है, तो ये जो नीति है 2024 की, और 2029-30 तक हमारा क्या है, 115 मेगावाट का उत्पादन का सरकार ने टारगेट रखा है। नवीकरण एवं 10 गीगावाट ऊर्जा भंडारण क्षमता स्थापित करने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। और आगे बात करेंगे बड़ला, जो कहां पे, फलोदी जोधपुर में है। फलोदी में वैसे अब जोधपुर दिखा रहा है, वैसे अभी तक तो नया में मत उलझना क्योंकि पुराना ही पूछ रहा है, नए में भी चक्कर मत पढ़ना। तो बड़ला एक बार जोधपुर देखते हैं, नया पढ़ेंगे तो फलोदी आ जाएगा। तो बड़ला जोधपुर में 2245 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क 4 चरणों में विकसित किया गया। बड़ला सोलर पार्क फेज 1, 2, 3 और 4 है। 65 मेगावाट, 680 मेगावाट,
1000 मेगावाट और 500 मेगावाट का आजकल का केवल कंपनियां पूछ लेते हैं, तो इन कंपनियों को भैया आप अच्छे से देख लेना, ये कंपनियां और है इंपॉर्टेंट पूछ लेते हैं। नेक्स्ट, बड़ला सोलर पार्क का प्रथम फेज राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी द्वारा विकसित किया गया। सेकंड, थर्ड, फोर्थ फेज को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार की सोलर पार्क योजना के तहत विकसित किया जा रहा है। अन्य सोलर पार्क पलोदी पोखरण वाला है 750 मेगावाट का, फतेहगढ़ फेज फर्स्ट बी का 1500 मेगावाट का, नोक सोलर पार्क 925 मेगावाट का, पुग्गल सोलर पार्क 2450 मेगावाट का, बोडाना सोलर पार्क ये 2000 मेगावाट का जो स्थापित ये किए जा रहे हैं। अब है ये प्रश्न और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाए राजस्थान का पहला थर्मल पावर कौन सा, सूरतगढ़ नहीं है। राजस्थान का पहला थर्मल पावर कोटा है। पहला थर्मल पावर कौन सा, कोटा, और ये कब बना, 1978 में। लेकिन राजस्थान का पहला क्रिटिकल टेक्निक का थर्मल पावर कौन सा है, तो कौन सा, छबड़ा 12 है। लेकिन राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट कौन सा है, तो सुपर आ जाए तो सूरतगढ़ आएगा, सुपर आए तो सूरतगढ़ आएगा। राजस्थान का सबसे बड़ा थर्मल पावर कौन सा, तो सूरतगढ़ है, जो कि 2820 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करता है। नंबर 2 पे कौन सा, छबड़ा है, तो इसके बाद में कौन सा आएगा, छबड़ा आएगा। तो नंबर 2 पे क्या है, छबड़ा। नंबर 2 पे छबड़ा आएगा 12 वाला। नंबर फर्स्ट पे सूरतगढ़ वाला आएगा, जिसकी क्षमता कितनी है, 2820 मेगावाट इसकी क्षमता है। आगे देखेंगे खनिज मिनरल्स पढ़ेंगे। राजस्थान की जो खनिज नीति आई थी वो कब आई, 9 दिसंबर 2024 को। टारगेट क्या है, इस राजस्थान में कुल 22 प्रमुख खनिज तथा 36 लघु खनिजों का तो खनन होता है। खनिज नीति का टारगेट क्या है, खनिज नीति का टारगेट है 2047 तक निकाले जाने वाले खनिजों की संख्या ना वो 58 से बढ़ा करके 70 करना। तो ये प्रश्न आ सकता है, खनिज नीति का टारगेट 58 से कितना करना, 70 करना है। आई कब, 2047 तक की है, और ये खनिज नीति कब की है, 9 दिसंबर 2024 की है। 2047 तक जो खनिज है उनको 58 से उनको 70 करना है। नेक्स्ट पढ़ेंगे नई खनिज नीति में अक्षय ऊर्जा का जो टारगेट है। देखो अक्षय ऊर्जा का जो लक्ष्य रखा गया है नई खनिज नीति में 2030 तक, वो कितना रखा है, 125 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का उत्पादन करना है। इंपॉर्टेंट है, अक्षय ऊर्जा निगम का टारगेट क्या रखा गया है, तो ये कब तक का है, ये 2030 तक का है। कितना, 125 गीगावाट का। और राजस्थान की नई ग्रीन हाइड्रोजन जो पॉलिसी आई थी 2030 तक की बात करेंगे, इस पॉलिसी के तहत 2030 तक क्या है, ये 2000 केटीपीए का प्रतिवर्ष का टारगेट रखा गया है। किलोवाट प्रतिवर्ष का टारगेट रखा गया है। ये ग्रीन हाइड्रोजन किलोवाट प्रतिवर्ष का इसमें लक्ष्य रखा गया है हाइड्रोजन नीति का। अब पढ़ेंगे सड़कों का प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां भी सड़क आ गई और आपके परिवहन में भी आ जाएगी, दोनों में आ जाएगी। देखिए जरा सड़क मार्च 2024 तक सड़कों की बात करेंगे तो मार्च 2024 तक कुल जो सड़कें राजस्थान में वो कितनी है लंबाई उनकी, 3,17,121 किलोमीटर। 3,17,121 किलोमीटर कुल सड़कों की लंबाई है। उसमें जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें, राज्य राजमार्ग, नेशनल हाईवे, एनएच वगैरह सारे शामिल हैं टोटल मिलाकर के। लेकिन आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट क्या है, राजस्थान में नेशनल हाईवे की लंबाई कितनी है, 10,790। तो राजस्थान में कुल नेशनल हाईवे की बात करेंगे तो राजस्थान में कुल 52 नेशनल हाईवे जिनकी ओवरऑल मिलाकर के लंबाई कितनी है, 10,790 किलोमीटर। टोटल कितनी सड़कें हैं, 3,17,121 आ जाएगी। अब भारतमाला की शुरुआत कब हुई, भारतमाला की शुरुआत कब हुई थी, 31 जुलाई 2015 को भारतमाला की शुरुआत की गई थी। अब वंदे भारत, तो राजस्थान में वंदे भारत ट्रेन पूछ सकते हैं आपसे, सुनिए जरा। राजस्थान की पहली वंदे भारत पढ़ेंगे तो कहां से कहां तक चली, अजमेर से चंडीगढ़ तक चली थी। फिर हम पढ़ेंगे दूसरी वंदे भारत, ये जोधपुर से साबरमती के बिटवीन चली। फिर पढ़ेंगे उदयपुर वाली वंदे भारत, तो उदयपुर सिटी से जयपुर के बिटवीन चली थी। चौथी जो वंदे भारत है यह उदयपुर से आगरा कैंट तक चलाई गई। अभी हाल ही के अंदर एक 5वीं राजस्थान की वंदे भारत जो ट्रेन है वो चला दी गई है बीकानेर से कहां तक, दिल्ली तक। तो वंदे भारत ट्रेंड में है, चर्चा में है, तो सुन लिए, इनके बारे में भी चर्चित रहेगा। और पीएम मोदी जी के द्वारा वर्चुअल तरीके से वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ किया गया। तो वंदे भारत एक्सप्रेस आपसे भी पूछ सकते हैं ये कहां से कहां तक चलाई गई है, तो जोधपुर से लेकर के दिल्ली कैंट तक।
और बीकानेर से लेकर के दिल्ली कैंट तक वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ, वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ भी पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया है। तो वंदे भारत एक्सप्रेस पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वंदे भारत एक्सप्रेस पूछ सकते हैं, खाली वंदे भारत पूछ सकते हैं, भारतमाला पूछ सकते हैं, टोटल सड़कों की लंबाई कितनी है, कुल नेशनल हाईवे कितने हैं, 10,790 उनकी लंबाई है, 52 है। राजस्थान में 317,121 किलोमीटर की लंबाई है। राजस्थान में सड़कों का घनत्व कितना है, तो 92.66 किलोमीटर सड़कों का राजस्थान में घनत्व है। ठीक है, अब चलते हैं राजस्थान के एग्रीकल्चर के बारे में, राजस्थान के कृषि सेक्टर के बारे में। कृषि, तो राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में, राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि का योगदान कितना है, स्थिर मूल्यों के ऊपर और प्रचलित मूल्यों के ऊपर दोनों पूछ सकते हैं। सुनिए जरा, राजस्थान में स्थिर मूल्यों के ऊपर इनका जो योगदान है वो कितना है, 26.54%। 26.54% किस कौन से ईयर के अकॉर्डिंग, 2024 और 25 के अकॉर्डिंग है, 2024-25 के अकॉर्डिंग। लेकिन राजस्थान में कृषि का प्रचलित मूल्यों के ऊपर योगदान है ना, वो कितना है, 26.92। तो प्रचलित मूल्यों का 26.92 है, स्थिर मूल्यों पे 26.54, प्रचलित पे 26.92 आ जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में राज्य में कृषि जोतों का औसत आकार, ये कब का पूछ रहा है, हमारी जो कृषि गणना हुई थी ना, देखिए यहां पढ़ेंगे कृषि गणना। तो कृषि गणना की बात करेंगे, कृषि गणना होती है कब से, कितने साल से, 5 साल से। और कृषि गणना कौन सा विभाग करवाता है, सहकारिता विभाग करवाता है। पहली जो कृषि गणना हुई थी वह 1970 में हुई थी। और ये जो कृषि गणना पढ़ेंगे ये 10वीं कृषि गणना है। ये कब हुई, 2015-16 में। तो ये 2015-16 की कृषि गणना के अकॉर्डिंग राजस्थान में कृषि जोतों का जो एवरेज आकार है ना, 2.73 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति। तो प्रति व्यक्ति के हिस्से में कितने औसतन जुताई का क्षेत्र आता है, 2.73 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति। लेकिन उसमें से हम बात करेंगे राजस्थान के अंदर, इस राजस्थान के अंदर उसमें से टोटल कितने जोत राजस्थान में जोत धारक हैं, तो टोटल जोत धारक कितने हैं, 76.55 लाख। उनमें से मेल और फीमेल भी कई बार पूछ लेते हैं, तो इसमें से पढ़ेंगे मेल और फीमेल। तो टोटल है 76.55 लाख। इनमें से जो मेल पुरुष है ना वो है 68.66 लाख, और महिला कितनी है, 7.75 लाख, और एवरेज कितना है, 2.73 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति। एक बात और, राजस्थान में 2024-25 में राजस्थान का कुल खाद्यान्न उत्पादन भाई कितना रहा था, अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी राजस्थान की इकोनॉमी के अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर है खाद्यान्न, क्योंकि राजस्थान की 62% जो आबादी है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। राजस्थान के रेवेन्यू के अंदर कृषि का, उद्योगों का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है अर्थव्यवस्था में। तो राजस्थान के अंदर 2024-25 में टोटल खाद्यान्न का उत्पादन पूछ सकते हैं कितना हुआ, 267.67, 267.67 लाख मेट्रिक टन। राजस्थान का कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है, 267.67 लाख मेट्रिक टन। और राजस्थान इन फसलों के अंदर देश में टॉप या अग्रणी रहा है, रैंक फर्स्ट, रैंक सेकंड, रैंक थर्ड। सुनिए जरा कौन से, सबसे पहले बात करूंगा मैं यहाँ पे राजस्थान के बारे में। नंबर 1 है राई और सरसों। राई और सरसों में राजस्थान देश में अव्वल है, नंबर 1 पे। राजस्थान के बार पूछ लेते हैं, राजस्थान देश के टोटल राई या सरसों के प्रोडक्ट में राजस्थान कितना परसेंटेज योगदान दे रहा है, राजस्थान दे रहा है 46.13%, सारे परसेंटेज में आएंगे ये। और इसके बाद में बाजरा, तो बाजरे के अंदर भी राजस्थान देश में पहले स्थान पे है। देश के टोटल बाजरा के उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितना है, 44.66%। इसके बाद कुल तिलहन के अंदर राजस्थान देश में पहले स्थान पे है, और कितना योगदान है, 22.78%। इसके प्रकार पोषक अनाज के अंदर राजस्थान भी पहले स्थान पे है, योगदान कितना है, 15.66%। और ग्वार के अंदर अब राजस्थान क्या है, पहले स्थान पे है, और कितना है, 90%। हम कह सकते हैं बाजरा है, राई है, सरसों है, ग्वार है, बाजरा है, और कुल तिलहन, कुल पोषक अनाज के अंदर राजस्थान देश में अग्रणी आता है। तो नंबर 2 में हम किस में हैं, नंबर 2 की बात करेंगे मूंगफली। देखो मूंगफली के अंदर नंबर 1 तो गुजरात है, राजस्थान के स्थान कौन सा है, सेकंड है। और इसी प्रकार ज्वार की बात करेंगे तो ज्वार में राजस्थान है 3rd रैंक पे। ज्वार में, चने के अंदर राजस्थान है 3rd रैंक पे, और दलहन में राजस्थान है 3rd रैंक पे। ज्वार, चना, दलहन में हम 23 स्थान पे आ जाएंगे, मूंगफली में हम 2रे स्थान पे आ जाएंगे, सोयाबीन के अंदर हम 3रे स्थान पे आ जाएंगे। तो राजस्थान की इंडेक्स जरूर देख लीजिए, जहां हम टॉप पे आ रहे हैं वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। टोटल 4 या 5 फसलों के अंदर उत्पादन के अंदर हम पहले रैंक पे आ रहे हैं। और राजस्थान की जीएसबी में कृषि का स्थिर मूल्यों पे 26.54% योगदान है, स्थिर मूल्यों पे 26.54% है, प्रचलित मूल्यों पे 26.12% है। 62% आबादी हमारी कृषि पर निर्भर करती है। राजस्थान के अंदर
भारतीय कुल स्थायी जल का मात्र 1.16% हमारे यहाँ पे स्थायी जल पाया जाता है। और हमारी जो जल नीति राजस्थान की आई थी 18 फेब 2010 को आई थी। राजस्थान की पहली वन नीति कब आई? 18 फेब 2010 को आई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लेना इनके बारे में भी। और अब चलता हूं मैं क्या बोलते हैं कृषि बजट, यह आ सकता है अर्थव्यवस्था के अंदर। तो राजस्थान का पहली बार अलग से कृषि बजट कब पारित हुआ? तो राजस्थान का अलग से कृषि जो बजट पारित हुआ था स्वस्थ दरा खेतरा, हम कह सकते हैं। सॉरी, थीम क्या थी? समृद्ध किसान खुशहाल थीम, ये थीम थी। सॉरी, थीम पढ़ेंगे, कौन सी थीम? राजस्थान का पहली बार जो मुख्य बजट से कृषि बजट अलग पारित हुआ, कब पारित हुआ और किस थीम के साथ पारित हुआ? तो राजस्थान का किसने पारित किया? तो राजस्थान का पहली बार अलग रूप से जो कृषि बजट है ना 2022-23 तक पारित हुआ था। और ये कौन सी थीम पे पारित हुआ? समृद्ध किसान खुशहाल थीम, समृद्ध किसान खुशहाल थीम के साथ पेश किया। और किसने पेश किया? तो मुख्यमंत्री उस समय जो पढ़ेंगे वह कौन थे? अशोक गहलोत ने यह पारित किया। ठीक है, और अब चलते हैं इसके बाद में कृषि की संस्थाएं कौन कौन सी है। तो कृषि की संस्थाएं, यहां से प्रश्न भी इसका आपके छप सकता है। कृषि की संस्थाएं, केंद्रीय कृषि फार्म हमारे दो हैं। केंद्रीय कृषि फार्म पढ़ेंगे राजस्थान के अंदर, तो एक तो कौन सा है? सूरतगढ़ है। और केंद्रीय कृषि फार्म एक कौन सा है? जेतसर है। सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में, जेतसर में। और सूरतगढ़ वाला है किसके सहयोग से बना था? यह सोवियत संघ के सहयोग से। तो यह बना था सोवियत संघ या रूस का रहना, सोवियत संघ रूस के सहयोग से 15 अगस्त 1956 को। तो यह एस्टेब्लिश हुआ 1956 को। लेकिन राजस्थान का कृषि फार्म नंबर 2 जेतसर है, श्रीगंगानगर जिले में है। और यह किसके सहयोग से बना? यह कनाडा के सहयोग से बना था। और इसकी स्थापना कब हुई? 1962 में हुई थी। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, सबसे बड़ा हमारा पहला संस्थान यही है, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान RARI। और ये है कहां पर? ये है दुर्गापुरा के अंदर। दुर्गापुरा कहां पड़ता है? जयपुर के अंदर है। 1943 को स्थापित हुआ। तो 1943 को इसकी स्थापना हुई थी। राजफेड, राजस्थान राज्य राजफेड की बात करेंगे, राजस्थान राज्य क्रय विक्रय सहकारी संघ। तो राजफेड की जो स्थापना आपसे पूछ सकते हैं, तो 26 नवंबर 1900 क्या बोलते हैं 57 26 नवंबर 1957 26 नवंबर 1957 को राजफेड की स्थापना हुई थी। 26 नवंबर 1957 को। राजस्थान राज्य बीज निगम, राजस्थान राज्य बीज निगम की स्थापना कब हुई? 1978 को। और राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, राजस्थान में जो एग्रीकल्चर की जो मंडियां हैं, जैसे किन्नू मंडी है, टमाटर मंडी है, मटर मंडी है, टिंडा मंडी वगैरह वगैरह, हमारी जो कृषि मंडियों की स्थापना करती है ना, वो कौन करती है? राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड। ग्रामीण सड़कों का भी निर्माण करती है राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, ये जयपुर के अंदर है। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 6 जून 1974 को, तो 6 जून 1974 को इसकी स्थापना हुई थी। एक और पढ़ना है आपको, तिलम संघ, बहुत इंपॉर्टेंट है तिलम संघ। तो एक संस्था और देख लेना, राजस्थान की तिलहनी फसलों की है, कौन सी? तिलम संघ। और तिलम संघ की स्थापना जो हुई थी 3 जुलाई 1990। तो गलती सलती होगी तो माफ कर देना, कमेंट में बता दूंगा आपको, बाकी आप और चेक कर लेना। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन NFSM। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन की बात करूंगा तो इसमें जो योगदान है केंद्र और राज्य का कितना है? 60 और 40 का। अच्छा प्रश्न ये पूछ गया है एग्जाम में, ये प्रश्न एग्जाम में आ गया था। इसके बाद बात करूंगा, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन की शुरुआत जो हुई थी वो कब हुई? 2007 और 8 के अंदर है। शुरुआत कब हुई थी? 2007-8 के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन की शुरुआत 2007-8 में हुई थी। केंद्र और स्टेट का जो फंडिंग पैटर्न है वो कितना है? 60 और 40 का आ जाएगा। मिड डे मील सेम था, मिड डे मील में कितना था? 60-40 का था। मिड डे मील कब चली? 1995 में चली थी, और ये कब चली? 2007-8 में चली गई है। और बात करेंगे, यह मिशन पढ़ेंगे कितनी फसलों के लिए चल रहा है? यहाँ पे 5 आएंगे। स्टार्टिंग की बात करूंगा मैं, तो यह गेहूं, चावल, दलहन पे प्रारंभ किया गया था। और इस मिशन के तहत मोटा जो अनाज है इसको 2014-15 में शामिल कर लिया गया। वर्तमान में इस मिशन में कुल 5 फसलें शामिल की गई है, गेहूं, चावल, दलहन, मोटा अनाज, वाणिज्य फसलों को शामिल किया जा रहा है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत वगैरह वगैरह हम पढ़ते रहेंगे। बस ये 2015-16 में फंडिंग पैटर्न कितना कर दिया? 60-40 का कर दिया। अब देखो, गेहूं के लिए कितने जिले इसमें? 14 जिले चलाए जा रहे हैं। दलहन के लिए सारे जिलों में लागू है। मोटा अनाज और मक्का के लिए कितने जिलों में चल रहा है? 5 जिलों में चल रहा है, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, उदयपुर में। और जौ के लिए यह मिशन 7 जिलों में चल रहा है। और बाजरे के लिए 21 जिलों में चल रहा है। तो बाजरा 21 जिलों के अंदर, जौ 7 जिलों के अंदर, मक्का 5 जिलों के अंदर, गेहूं 14 जिलों के लिए, दलहन सभी जिलों में चलाया जा रहा है। 2007-8 में 60-40 के अकॉर्डिंग 5 फसलों में आ जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
अब चलते हैं नेक्स्ट, इसके बाद में पशुपालन। पशुपालन के देखिएगा, देश के टोटल पशुधन का राजस्थान में कितना परसेंट पशुधन है वो पाला जाता है या पाया जाता है। तो देश के टोटल पशुधन का, बाहर के कुल पशुधन का राजस्थान में का योगदान कितना है, 10.60। तो पशुधन की दृष्टि से हमारी रैंक कौन सी भाई, दूसरी रैंक है। तो पहली रैंक उत्तर प्रदेश की, तो पहली रैंक किसकी है, यूपी की। तो पहली जो रैंक आएगी उत्तर प्रदेश की, राजस्थान की दूसरी रैंक। राजस्थान का अंश कितना है, 10.60%, नंबर 2 रैंक पे आते हैं। नेक्स्ट, पशु गणना 2019 के अकॉर्डिंग पशुओं की संख्या। अब पशुपालन आपके सिलेबस में है नहीं तो छोड़ सकते हो, नाम मत था और इसके बारे में। लेकिन पशुपालन का योगदान हमारी इकोनॉमी का पार्ट है भाई, याद करना पड़ेगा। उद्योग का पार्ट है, याद करना पड़ेगा। डेयरी का पार्ट है, याद करना पड़ेगा। वहां कर सकते हो, पशु गणना भी छोड़ सकते हो, लेकिन देख ही लेना। 2019 की अकॉर्डिंग पशुओं की संख्या कितनी है, 568.01 लाख है। 2024-25 के अकॉर्डिंग, हाँ ये अच्छा प्रश्न है, डेयरी उद्योग में आ गया। देश का टोटल जो दूध का उत्पादन होता है उसमें राजस्थान कितना योगदान करता है, 14.63%, नंबर 2 रैंक पे है। तो राजस्थान 14.63% मिल्क का प्रोडक्ट करके नंबर 2 पे है। पहली रैंक पे यूपी आएगा, नंबर 2 पढ़ेंगे। देश के पशुधन में राजस्थान की भागीदारी, गाय कितनी पाली जाती है, 7.24%। देश की टोटल बकरियों में 14% हमारे यहाँ पाली जाती है। भैंस का कितना है, 12.47%। भेड़ों का कितना है, 10.64, सेम टू सेम मिलता जुलता आ गया। ऊंट सबसे ज्यादा है, तो देश के टोटल ऊंटों का सबसे ज्यादा जो वितरण है वो राजस्थान के अंदर है। लगभग हम यूं पढ़ेंगे 85% मान लो, ये पूरा आ जाएगा। अब है पशुओं के लिए मोबाइल वेटरनिटी यूनिट। मोबाइल वेटरनिटी यूनिट हेल्पलाइन जो नंबर है वह कौन सी है, 1962। ये टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है पशुओं के लिए। मोबाइल वेटरनिटी यूनिट की शुरुआत की थी। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1962। मोबाइल वेटरनिटी यूनिट की इसकी शुरुआत हुई थी 24 फरवरी 2024 को। टोल फ्री नंबर कौन सी है, 1962 है। और अब बात करेंगे मंगला पशु बीमा योजना। इस योजना के तहत 21 लाख पशुओं का बीमा किया गया। 21 लाख पशुओं का बीमा किया गया। प्रत्येक पशु के लिए 40,000 का बीमा दिया गया। 40,000 बीमा दिया गया। और राजस्थान की बात करेंगे तो प्रति परिवार 2 पशुओं का बीमा किया जाएगा। अब ये देखिएगा, बजट 2024-25 में इसका दायरा बढ़ाते हुए प्रत्येक श्रेणी में बीमित पशुपालकों की संख्या सरकार ने दोगुनी करने का इसमें टारगेट लिया है। ठीक है। और अब चलेंगे ऊंट संरक्षण और विकास योजना। इस योजना के तहत ऊंट के पालन पोषण के लिए ऊंट पालकों को दी जाने वाली राशि पहले 10,000 थी, अब उसको 20,000 कर दिया है। और कितनी किस्तों में दी जाएगी, यह 2 किस्तों में प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट, गोपालन विभाग। ये सुनिए, 13 फरवरी 2014 को बनाया गया। ए न्यूज़लेटर गोपाल वाणी 2024-25 में शुरू किया है। इको सर्वे में आया है कि ए न्यूज़लेटर गोपाल वाणी ये एक अंक प्रकाशित होता है जिसमें नेशनल इंटरनेशनल लेवल में जो भी पशुओं के संदर्भ में नवाचार होते हैं, जो भी ब्रीडिंग होती है, जो भी इनमें करते हैं, गर्भाधान के बारे में, नस्ल के बारे में जानकारी मिलती है, वो आम जन को मिलती रहे। तो एक न्यूज ई लेटर गोपाल वाणी शुरू की गई है 2024-25 में। और इसी प्रकार से बजट 2025 में नवीन दुग्ध प्लांट कहाँ पे स्थापित करेंगे, तो अलवर, उदयपुर, बांसवाड़ा, भरतपुर, सवाईमाधोपुर में बनेंगे। कृषि कल्याण कोष ये कब बना, देखिए साथियों, इसकी स्थापना हुई थी 16 दिसंबर 2019 को। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना ये शुरू कब हुई, 2017-18 को कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे। लेकिन राजस्थान के समग्र जिलों में यह 2019 से सभी जिलों में शुरू कर दी गई। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो मैंने पीछे करवा रखा है हो गया आपका। राजस्थान की पहली हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी, राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति कब आई थी, 17 सितंबर 2022 की। राजस्थान की हस्तशिल्प नीति के अंदर हम पढ़ेंगे जीआई टैग। तो राजस्थान के जीआई टैग है वर्तमान में कितने हैं, वो कमेंट बॉक्स में आप बताओगे कि वर्तमान में राजस्थान के जीआई टैग है वो कितने हैं। और इसके बाद में राजस्थान से निर्यात की जाने वाली 5 टॉप की चीजें कौन कौन सी है। नंबर 1 इंजीनियरिंग, नंबर 2 रत्न आभूषण, नंबर 3 धातु, नंबर 4 कपड़ा, नंबर 5 क्या है, हस्तशिल्प उत्पाद। और राजस्थान का हस्तशिल्प जो पार्क बनेगा तो वो कहाँ पे बनेगा, जोधपुर के अंदर स्थापित किया जाएगा। ये एमएसएमई
एमएसएमई नीति। एमएसएमई नीति है, ये कब आई थी? 9 दिसंबर 2024 को जारी की गई थी। और ये कब तक प्रभावी रहेगी? यह 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी। इसी प्रकार एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी, ये काफी ट्रेंड में है, काफी ट्रेंड में है, क्योंकि ओडीओपी के 3% कंटिन्यू आ गए। 3% कंटिन्यू कौन कौन से? परिचालक भर्ती के अंदर, वीडियो की भर्ती के अंदर, 4th ग्रेड एग्जाम के अंदर कंटिन्यू 3 बार एग्जाम में आ रहा है यहाँ पे प्रश्न। ओडीओपी ये नीति कब आई? 9 दिसंबर 2024 को। रिक्को, राजस्थान औद्योगिक विकास विनियोजन निगम। राजस्थान औद्योगिक विकास विनियोजन निगम पहले बनी थी 28 मार्च 1969 को आपके खनिज डिपार्टमेंट के साथ, लेकिन खनिज डिपार्टमेंट 1979 को इससे पहले बनी थी 1969 को, बाद में 10 साल के बाद में खनिज से अलग हो गया। खनिज के अलग होने के बाद में ये अलग बन गई थी रिक्को। राजस्थान औद्योगिक विकास निगम यह बनी कब? जनवरी 1980 के अंदर। राजस्थान लघु उद्योग निगम यह कब बनी? 3 जून 1961 को। राजस्थान फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो उद्योगों को क्या करती है? ऋण देती है। राजसी को क्या? बड़े उद्योगों का विकास करेगी। राजसी को क्या करेगी? छोटे उद्योगों का विकास करेगी। रिक्को क्या करेगी? वृहद उद्योगों को विकास करेगी। लेकिन उद्योगों को जो ऋण देती है ना, वह कौन देती है? राजस्थान वित्त निगम देती है। और यह स्थापित कब हुई? 31 जनवरी 1955 को। बीआईपी निवेश संवर्धन ब्यूरो, बीआईपी की स्थापना कब हुई? 1991 में। खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1955 में। जिला स्तर के ऊपर उद्योगों को विकसित करने के लिए डीसीआई जिला उद्योग केंद्र की स्थापना 1978 में हुई। और राजस्थान में जिला उद्योग केंद्र, राजस्थान में पूछ सकते हैं जिला उद्योग केंद्र, राजस्थान में जिला उद्योग उप केंद्र, तो जिला उद्योग केंद्र राजस्थान के अंदर है कितने हैं? 36। और जिला उद्योग उप केंद्र राजस्थान में कितने हैं? 8। नेक्स्ट है रूडा, ये इसमें पढ़ेंगे रूरल अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी, गैर कृषि ग्रामीण विकास अभिकरण, गैर कृषि ग्रामीण विकास अभिकरण। तो रूडा की जो स्थापना हुई थी ना, वह कब हुई? 1995 के अंदर रूडा बनी थी। और यह क्या करती है? जीआई टैग को पंजीकृत करने वाली संस्था है। जीआई टैग राजस्थान के अंदर कितनी है? तो 23। उसमें से 21 पहले थे, सांगरी बन गई थी और बन गई पान मेथी बन गई थी। 23 हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। नेक्स्ट है, ये प्रश्न पिछली बार आपके रीट 11 में पूछा गया था। मिशन निर्यातक बनो कब चलाया गया? 29 जुलाई 2021 को चलाया गया था। और ये कितने चरणों में चलाया? 2 चरणों में चलाया गया था। अब है एग्रो फूड पार्क। राजस्थान में एग्रो फूड पार्क पढ़ेंगे तो भाई कहां पर है? रानपुर में, उद्योग विहार के अंदर, अलवर के अंदर और बोरानाडा के अंदर। तो रानपुर कहां पे है? कोटा के अंदर। उद्योग विहार श्री गंगानगर के अंदर और अलवर और बोरानाडा के अंदर राजस्थान में एग्रो फूड पार्क है। एग्रो फूड पार्क। मेगा फूड पार्क राजस्थान के अंदर रूपनगढ़ अजमेर में। मेगा फूड पार्क राजस्थान में रूपनगढ़ अजमेर के अंदर। नया मेगा फूड पार्क राजस्थान में बन रहा है कहां पे? पिलाना बीकानेर बन रहा है। नया फूड पार्क, नया मेगा फूड पार्क बन रहा है, पिलाना बीकानेर के अंदर है। और अब बात करेंगे राजस्थान के उद्योगों के बारे में, कुछ डेटा सुनिएगा। उद्योगों की बात करूंगा तो राजस्थान की सूती वस्त्र की पहली मिल कब बनी? 1889 में बनी थी। और किस नाम से बनी? द कृष्णा मिल के नाम से। सेठ दामोदर दास राठी और एरिक डिक्सन के सहयोग से बनी थी। कहां पे? ब्यावर के अंदर बनी थी। राजस्थान में चीनी उद्योग का पहला कारखाना 1932 में खुला था। कहां पे? भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में, द मेवाड़ सुग्र मिल के नाम से। राजस्थान का वनस्पति घी का पहला कारखाना 1964 में खुला था। कहां पे? भीलवाड़ा में खुला था। राजस्थान का सीमेंट का पहला कारखाना 1915 में बना था, 1915 में। लेकिन सीमेंट का जो प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था 2 साल के बाद 1917 में, एसीसी क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा। कहां पे? लाखेरी बूंदी के अंदर। राजस्थान पढ़ेंगे स्पिन फेड की स्थापना। राजस्थान की स्पिन फेड है वो कब बनी थी? 1 अप्रैल 1993 में। गंगानगर शुगर मिल से चुकंदर से चीनी बननी कब प्रारंभ हुई थी? 1968 में। तो यहाँ पे चुकंदर चीनी बननी शुरू हो गई। राजस्थान की एकमात्र सहकारी क्षेत्र की शुगर मिल कौन सी जो वर्तमान में बंद है? तो केशवरायपाटन, जो कहां पे? बूंदी के अंदर है। और ये वर्तमान में क्या है? बंद है। लोको केरीज कारखाना जहां पे मालगाड़ी के डिब्बे बनते हैं, तो ये कहां पर है? अजमेर के अंदर। और इसकी स्थापना 1879 को हुई थी। सिमको वैगन फैक्ट्री जहां पर रेलगाड़ी के डिब्बे बनते हैं, ये भरतपुर में बनी थी 1957 के अंदर। जेके टायर की कारखाना कहां पे? कांकुर राजसमंद में है। राजस्थान में मयूर छाप बीड़ी का कारखाना कहां पे खोला गया? टोंक के अंदर। और अब है डेयरी उद्योग के बारे में। सुनिए, डेयरी उद्योग के कौन कौन से कंसेप्ट है। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को।
राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। अलग अलग है, वर्ल्ड का तो है 1 जून को और नेशनल का कब का? 26 नवंबर को। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का जनक कौन है? वर्गीज कुरियन है। और इसके अलावा इन्होंने ऑपरेशन फ्लड चलाया 1970 में, अमूल दुग्ध डेयरी की स्थापना की थी। आगे पढ़ेंगे। राजस्थान भारत के कुल टोटल दूध उत्पादन का मैंने बता दिया 14.63% है। नंबर 2 है, पहली रैंक 16% के साथ उत्तर प्रदेश आ जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक दूध का उत्पादन जयपुर में होता है, सबसे कम जैसलमेर के अंदर रहता है। राजस्थान में जो डेयरी डिपार्टमेंट बना 1973 के अंदर, ये राजस्थान डेयरी विकास जो निगम बनी 2 साल के बाद 75 के अंदर, और राजस्थान डेयरी विकास निगम सहकारिता क्षेत्र में कब आई? फिर 2 साल के बाद में 77 के अंदर, जिसको बोलते हैं राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। राजस्थान की डेयरी डिपार्टमेंट कोऑपरेटिव सेक्टर में 2 साल के बाद आ गया, और ये कब बनी? 1977 के अंदर, जयपुर के अंदर है। सरस के नाम से दूध का उत्पादन करती है। सरस लाडो मारा योजना के अंदर है। दुग्ध उत्पादकों को की बेटियों को शादी के लिए सरकार इनके द्वारा कितने रुपए का सहायता राशि दी जाती है? कमेंट में बताओ भाई। सरस लाडो मारा योजना में दुग्ध उत्पादकों की बेटियों की शादी के लिए कितने रुपए की राशि दी जाती है? कितने रुपए का मायरा दिया जाता है? और नेक्स्ट, आरसीडीएफ विश्व बैंक के सहयोग से चल रही है। आरसीडीएफ राजस्थान में सरस के नाम से दूध उत्पादित करती है। आरसीडीएफ प्रशासक व संचालन वर्तमान में श्रुति भारद्वाज है। राजस्थान के गृह और डेयरी डिपार्टमेंट के राज्य मंत्री कौन है? जवाहर सिंह जी बेडम है। और आरसीडीएफ के 2 चरण हैं, एक शीर्ष नंबर 1 पे, एक जिला दुग्ध उत्पादक संघ पे। तो स्टेट लेवल पे तो एक ही है, बाकी जिला स्तर के ऊपर कितनी संख्या इनकी? 24 है। राजस्थान में प्राथमिक दुग्ध उत्पादक संघ कितने हैं? 19,054 है। राजस्थान की सबसे पुरानी जो दुग्ध डेयरी है वो कौन सी है? पद्मा डेयरी। और एक बार ये छोड़ देना, थोड़ा डाउट रहता है इसके बारे में। तो राजस्थान की सबसे पुरानी जो दुग्ध डेयरी है तो वह कौन सी है? पद्मा डेयरी। और ये कहाँ पे? अजमेर में। लेकिन राजस्थान की सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी कौन सी है? रानीवाड़ा। राजस्थान की सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी कौन सी है? रानीवाड़ा। और ये कहाँ पे? जालौर के अंदर है। उरमूल बीकानेर में, वरमूल जोधपुर में, गंगमूल हनुमानगढ़ में, और मेट्रो डेयरी कहाँ पे बसी? जयपुर में। अब पढ़ेंगे पर्यटन के बारे में कुछ मेन फैक्ट क्या है। देखिए, पर्यटन, राजस्थान की पर्यटन इकाई नीति कब आई? 2024 के अंदर। वर्ष 2024 में राजस्थान में 2321.56 लाख, 2321.56 या 2321.56, 2321.56 लाख हमारे यहाँ पे टूरिस्ट आए। उनमें से फॉरेन वाले कितने थे? स्टेट के कितने थे? सॉरी, नेशनल के कितने थे? तो टोटल 2384 जो लाख थे वो स्वदेशी पर्यटक थे, जबकि 20,72,000 जो पर्यटक थे वो क्या थे? विदेशी थे। लेकिन मेन बात यहाँ आती है कि ज्यादा स्वदेशी पर्यटक कहाँ पे आए, ज्यादा विदेशी पर्यटक कहाँ पे आए? तो राजस्थान में सर्वाधिक जो स्वदेशी पर्यटक, घरेलू पर्यटक ज्यादा कहाँ पे आए थे? सीकर और चित्तौड़गढ़ में आए थे, सीकर चित्तौड़गढ़ में। लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक जो विदेशी पर्यटक आए थे ना, वो जयपुर में नंबर 1, जयपुर के बाद कहाँ पे आए थे? उदयपुर में आए थे। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक कौन सी कंट्रीज से आए थे? तो राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आए थे यूएसए से, नंबर 1 पे। नंबर 2 पे है यूके, यूनाइटेड किंगडम। नंबर 3 पे फ्रांस, नंबर यहां से आए। तो अमेरिका और यूके और फ्रांस से आए। सर्वाधिक स्वदेशी कहां पे आए? सीकर और चित्तौड़गढ़ के अंदर। सर्वाधिक विदेशी कहां पे आए? जयपुर और उदयपुर के अंदर आए। यहां से प्रश्न अच्छा बन जाता है तीनों के बारे में, क्योंकि तीनों आपके पर्यटन क्षेत्र में भी आ जाएगा, धार्मिक प्लेस में भी आ जाता है। अब बात करेंगे ये बजट के बारे में। राजस्थान में लोक गायकों एवं संगीतकारों के लिए बीकानेर में गौरी कला केंद्र की स्थापना होगी। तो गौरी कला केंद्र को कहां पे स्थापित किया जाएगा? बीकानेर में स्थापित किया जाएगा। संस्कृति पोर्टल क्या है? गांवों मंदिरों के इतिहास को रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा पोर्टल आएगा? तो संस्कृति पोर्टल आएगा। और आदिवासी बाहुल्य जिलों में 100 करोड़ की लागत से ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट बनेगा। आदिवासियों का टूरिस्ट सर्किट बनेगा राजस्थान के आदिवासी जिलों के अंदर 100 करोड़ की लागत से। और पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान में एक बस चलाई जाएगी जिसका नाम क्या है? होप ऑन होप ऑफ बस, जयपुर उदयपुर जोधपुर। तो जयपुर उदयपुर जोधपुर में बस चलेगी। कोटा एयरपोर्ट कनेक्ट एरोसिटी बनेगी। तो एरोसिटी का विकास कहां पे होगा? कोटा के अंदर है। और एरोस्पोर्ट्स एक्टिविटी की बात करेंगे, यहाँ पे शुरुआत की जाएगी। प्रतापगढ़, झालावाड़, झुंझुनू में फ्लाइंग ट्रेनिंग स्थापना होगी। और इसके बाद में राजस्थान के पर्यटन के बारे में, राजस्थान का पर्यटन लोगो क्या है? पधारो हमारे देश। हमारे पर्यटन जो टैगलाइन क्या है? इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। राजस्थान भारत का एक अतुल्य राज्य हमारी पर्यटन की टैगलाइन है। राजस्थान का पर्यटन विभाग कब बना? 1956 के अंदर है। पर्यटन निदेशालय कब बना? 1955 के अंदर है। आरटीडीसी, तो आरटीडीसी राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना कांता ठाकुर की समिति की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1979 को हुई थी।
राजस्थान में पर्यटन संभाग कितने 4 हैं। कोटा, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा ये दिया गया था मोहम्मद यूनुस कमेटी की सिफारिश पे 1989 के अंदर है। लेकिन अब प्रश्न जरा सुनिएगा गौर से कि पर्यटन को पूर्णतः उद्योग का दर्जा कब मिला था। तो ये मिला था 18 मई 2022 को दिया गया। राजस्थान के पर्यटन सलाहकार एवं समिति के अध्यक्ष कौन है, मुख्यमंत्री। और एक और है राजस्थान धरोहर संरक्षण जो उन्नति विभाग है उसके जो अध्यक्ष हैं तो वह कौन है, वो है ओंकार सिंह जी लखावत। राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं उन्नति विभाग के अध्यक्ष कौन, लखावत आ जाएंगे, ये आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए राजस्थान के बजट के बारे में। राजस्थान का पहला बजट देखिए, आपका बजट अर्थव्यवस्था का पार्ट है, पिछली बार प्रश्न आए थे। राजस्थान का पहला बजट पारित हुआ 4 अप्रैल 1952 को विधानसभा में पेश किया गया और यह बजट वित्त मंत्री नाथूराम जी मिर्दा ने पेश किया। नाथूराम जी मिर्दा साहब ने पेश किया था। तो राजस्थान का पहला बजट किसने पेश किया, नाथूराम जी मिर्दा ने 4 अप्रैल 1952 को पेश किया। राजस्थान का ही प्रश्न पिछली बार आया था, आपके प्रश्न ये पिछली बार आया था कि राजस्थान का पहला जेंडर बजट 2012-13 में पारित हुआ। राजस्थान का पहला पेपरलेस बजट 2021-22 में पारित हुआ। राजस्थान का पहला कृषि बजट 2022-23 में पारित किया गया। तो राजस्थान का पहला जेंडर बजट 2012-13 में, पहला पेपरलेस 2021-22 में, राजस्थान का पहला कृषि बजट 2022-23 में पारित किया गया। और उपयुक्त तीनों बजट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा जारी किए गए थे। राज्य में सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है तथा वसुंधरा राजे सिंधिया है। और इसके बाद में भजनलाल सरकार की बजट पढ़ेंगे 16वीं विधानसभा का। तो दिया कुमारी राजस्थान की दूसरी महिला वित्त मंत्री है। तो पहली कौन थी, वसुंधरा राजे सिंधिया जी थी। 16वीं विधानसभा का पहला पूर्ण बजट 2024-25 में जारी किया गया। हालांकि इससे पहले फेब 2024 में एक शोर्ट अनुच्छेद 206 के तहत एक लेखा अनुदान के रूप में एक छोटा सा बजट पारित किया गया था। और बजट 2024-25 की थीम क्या थी, आपनो अग्रणी राजस्थान थी। लेकिन 2025-26 का जो बजट था वह ग्रीन थीम के ऊपर आधारित था और इसकी कुल 10 संकल्पनाएं थी। इसकी कुल कितनी 10 संकल्पनाएं थीम थी। बजट 2025-26 का लक्ष्य क्या है, 2030 तक राजस्थान की जो इकोनॉमी है वो $350 बिलियन करना और 2047 तक है 4.3 बिलियन ट्रिलियन डॉलर करना, 4.3 ट्रिलियन डॉलर करना 2047 तक। 2030 तक कितनी करना है, तो $350 बिलियन करना है। और अब पढ़ेंगे बजट 2025-26 के बारे में, ये करंट का बजट है। तो वित्त वर्ष 2025-26 का वार्षिक वित्तीय बजट राजस्थान की विधानसभा में 19 फरवरी 2025 को उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री सुश्री दिया कुमारी जी ने पेश किया। और यह कौन सी थीम के ऊपर आधारित था, ग्रीन थीम के ऊपर आधारित था। ग्रीन का मतलब ये देख लेना, ये ग्रीन थीम के ऊपर आधारित है। तो ये आपका मेन में जो आपके इफेक्ट पूरे होते हैं वो करवा दिए गए भाई। इसमें जो आपकी अर्थव्यवस्था के बारे में है, तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था आपकी कंप्लीट है, वनस्पति वन्यजीव कंप्लीट है, स्थल रूप आपका कंप्लीट है, मुगल साम्राज्य आपका कंप्लीट है, संविधान निर्माण में योगदान आपका कंप्लीट है, राजस्थान का कंप्लीट हो गया। और इसके अलावा भारत का संविधान अगर आप कहो तो मैं एक छोटी सी क्लास और डाल दूंगा। तो देखो जब सीटें होती है ना 55-60 हजार, तो हम 4-5 प्रश्नों के लिए इतने सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन जब सीटें होती है ना, आपको पता है कितनी सीटें आती है बैकलॉग को देने के पश्चात में, तो एक एक क्वेश्चन का महत्व रहेगा। एक एक क्वेश्चन के लिए जी जान लगानी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा अपने को। यही एक जो सब्जेक्ट है जहाँ बच्चे स्किप करके जा रहे हैं, तो स्किप नहीं करना है, खतरनाक तैयार करना है, इतना तैयार करना है कि यहाँ पे मजा आ जाए। और क्लास कैसी लगी, कंटेंट कैसा लगा, आपका रिप्लाई का, आपके मोटिवेशन का इंतजार रहेगा। जैसे आपको हमारे मोटिवेशन का इंतजार रहता है तो हमें भी आपके मोटिवेशन, रीइंफोर्समेंट, पुनर्वलन का इंतजार रहता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।